Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gross anatomy of small and large intestine. स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्पेसिफिक जो चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है मैं आपको वही बताऊंगा, आपने उन्हीं चीज़ों को करना होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकते हो कि वो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती। तो पहले आपको मैं वहाँ से बता देता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो ये आपको नजर आ रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चार चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती। तो वो चार चीज़ें आपने इस तरह से देखनी है कि पहली है ओमेंटल अपेंडिसिस, दूसरा टीनिया कोलाई, तीसरा होस्टा और चौथा है ग्रेटर और इंटरनल कैलिबर। तो दोबारा से बता देता हूँ, कैलिबर, होस्टा, टीनिया कोलाई और ओमेंटल अपेंडिसिस। ठीक हो गया। अब ओमेंटल अपेंडिसिस होती क्या है? ओमेंटल अपेंडिसिस असल में स्मॉल फैटी ओमेंटल लाइक प्रोजेक्शंस होती है। मैं आपको यहाँ से डायग्राम से दिखाता हूँ। तो ये आपको नजर आ रहा होगा म्यूकोसा ऑफ कोलोन। कोलोन का ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, देन कम्स रेक्टम। तो ये आपको फैटी प्रोजेक्शंस नज़र आ रही होगी, ये वाली जो काफ़ी ज़्यादा ये येलोइश रंग की है, ये वाली। ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं ओमेंटल अपेंडिसिस। ओमेंटल अपेंडिसिस आपको पहले से बताया था कि जो आपको ये जो आता है ग्रेटर मोमेंटम। ग्रेटर मोमेंटम एक एप्रन बनाता है, एप्रन, और वो एप्रन अटैच होता है ट्रांसवर्स कोलोन पर, और ग्रेटर मोमेंटम में काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। तो फिर ग्रेटर मोमेंटम के जो फैटी प्रोजेक्शंस होती है जो कोलोन के ऊपर अटैच हो जाती है, ये आपको येलो येलो ये वाली नज़र आ रही होगी। उसको बोलते हैं ओमेंटल अपेंडिसिस या एपिप्लोइक अपेंडिसिस। दूसरा है टीनिया कोलाई। अब टीनिया कोलाई को आपने गौर से समझना है। जब हमने पढ़ा था ये हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि दो तरह की लेयर्स होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की लेयर। एक है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। जो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की लेयर होती है कोलोन के अंदर, तो वो कोलोन के अंदर तीन बैंड्स बनाती है लॉन्गिट्यूडनल वाली, और वो तीनों बैंड्स आपस में एक दूसरे के 120 डिग्री के एंगल पे पड़े होते हैं। जिस तरह एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 360 का, तो एक यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, एक यहाँ पे पड़ा होगा, एक यहाँ पे पड़ा होगा। मतलब तीनों बैंड्स आपस में एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए होते हैं, और किसी एक क्रॉस सेक्शन से हम सिर्फ दो को ही देख सकते हैं, बाकी को नहीं देख सकते। बाकी को देखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि इन्होंने पीछे की तरफ उसको रिट्रैक्ट किया है, एक्सपोज किया है हुक के जरिए। तो उनको बोलते हैं टीनिया कोलाई। तो टीनिया कोलाई असल में लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की कुछ तीन बैंड्स होती हैं। अब तीन बैंड्स डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ पे अटैच हुआ हुआ है। अब वो वाला बैंड टीनिया का जो कहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, जो अटैच हुआ हुआ है किसके साथ? ओमेंटल अपेंडिसिस के साथ। तो आपको मैंने कहा था कि जो फैटी प्रोजेक्शंस होती है, ये वाली फैटी प्रोजेक्शंस जो असल में ग्रेटर मोमेंटम की ही जो इसकी ग्रेटर मोमेंटम के ही डेरिवेटिव होते हैं, तो वहाँ पर जो टीनिया अटैच होगा, ये वाली जो बैंड अटैच हुआ हुआ है इसके साथ, किसके साथ? ओमेंटल अपेंडिसिस या ग्रेटर मोमेंटम के साथ, उसको बोलते हैं ओमेंटल टीनिया। अब वो वाला बैंड जो ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड कोलोन की मेसेंट्री के साथ अटैच हुआ है, तो उसको बोलेंगे मेसोकोलिक टीनिया। ये आपको नजर आ रहा होगा मेसोकोलिक टीनिया। और ये मेसोकोलिक टीनिया पीछे की तरफ है, क्योंकि मेसेंट्री का मेन फंक्शन होता है इंट्रा एब्डोमिनल विसरा को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ के रखना। तो ये पीछे की तरफ आपको जो टीनिया देखने को मिलता है मेसोकोलिक टीनिया। ठीक हो गया। क्योंकि इसने ट्रांसवर्स और उसमें उस जगह पे अटैच होना जहाँ पे ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड मेसोकोलन अटैच होती है, क्योंकि दो ही साइड पे मेसेंट्री आपको देखने को मिलती है कोलोन में, एक सिग्मॉइड की और दूसरी तरफ आपको ट्रांसवर्स कोलोन की। तो इनकी पोस्टीरियरली आपको जो बैंड देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे मेसोकोलिक टीनिया। और एक टीनिया होगा फ्री टीनिया। फ्री टीनिया जो ना ही किसी ओमेंटल अपेंडिसिस से अटैच है और ना ही किसी मेसोकोलिक ट्रांसवर्स मेसोकोलोन और सिग्मॉइड मेसोकोलोन के साथ। तो ये वाला फ्री टीनिया आपको नजर आ रहा होगा, किसी से भी अटैच नहीं है, क्योंकि ये तो मेंटल अपेंडिसिस हो गया। इसके पीछे जो आपको नजर आ रहा होगा वो मेसोकोलिक, और जो आगे पड़ा हुआ है जो किसी से भी अटैच नहीं है, ना ही मेंटल अपेंडिसिस है, ना ही ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड मेसोकोलोन से। तो उसको बोलते हैं हम फ्री टीनिया, या इसको टीनिया लाइब्रा भी बोलते हैं। इसके बाद आप देखना कि जो यहाँ पर जो कोलोन का म्यूकोसा होता है, कोलोन की म्यूकोसा के जो सर्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और सर्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जिस साइड पे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो वाला पार्ट शॉर्ट हो जाएगा। वाला पार्ट क्या हो जाएगा? शॉर्ट। जैसे ये इस पार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये वाला पार्ट शॉर्ट हो गया, ये वाला। और जो इसके जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होती है कि इसका एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। मतलब ये वाला पार्ट कोलोन का इस वाले पार्ट के सर्कुलर स्मूथ मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, लेकिन इसके एडजेसेंट एरिया के सर्कुलर स्मूथ मसल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, वो रिलैक्स है। अब जो रिलैक्स हुए हुए पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। जिस तरह बैग के अंदर हवा भरती है तो वो फूल जाता है, तो इस
सैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हॉस्ट्रा और इस मूवमेंट को बोलते हैं हॉस्ट्रेशन मूवमेंट। दोबारा से बता देता हूँ, तो सर्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन एक रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो वो वाले पार्ट्स एक बैक की तरफ फूल जाते हैं, तो उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हॉस्ट्रा। ठीक हो गया। और लास्ट में इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो है कैलिपर का। तो आप इसका कैलिपर देखिए, डायमीटर देखिए, इंटरनल डायमीटर, और इसका इंटरनल डायमीटर देखिए, तो किसका डायमीटर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा? कोलोन का। तो 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। और मेंटल अपेंडिसिस, ये मेंटल अपेंडिसिस, टीनिया, ये टीनिया हो गया, और हॉस्ट्रा, ये हॉस्ट्रा बैग लाइक सर्कुलेशन, और इंटरनल डायमीटर। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट डूडेनम को प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके थे कि डूडेनम के 4 पार्ट्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। और सेकंड पार्ट पे हम कह सकते थे हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला ने आके खत्म होना था। अब लेकिन डूडेनम को नहीं पढ़ना, तो जूजिनम और आइलियम को पढ़ना है। तो जूजिनम और आइलियम के अंदर आपने इनके दरमियान जो मैक्रोस्कोपिक ग्रॉस एनाटॉमी के डिफरेंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, आपने इसको जरूर तैयार करना है। तो जो केएलएम का ये वाला टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज को याद रखना है और आपने सिर्फ एक दो बातों को मजीद याद रखना है। वो क्या होगी? आप जो ज़्यादातर डिफरेंस के अंदर जूजिनम डोमिनेट करेगा, लेकिन आइलियम सिर्फ 2 डिफरेंस के अंदर डोमिनेट करेगा। आइलियम 2 डिफरेंस के अंदर डोमिनेट करेगा। पहला डिफरेंस होगा लिम्फेटिक नोड्यूल या टेयर्स पैचेस का, और दूसरा होगा फैट इन मीसेंट्री। ये 2 डिफरेंस ऐसी है जहाँ पे आइलियम डोमिनेट करता है। बाकी ज़्यादा डिफरेंस में जैसे कलर जूजिनम का ज़्यादा रेड होता है, कैलिबर जूजिनम का ज़्यादा होता है, वाल थिकर इसकी होती है, वेस्कुलरिटी इसकी ज़्यादा होती है, वाजा रेक्टा, आर्टीरियल आर्केड्स ये जूजिनम के ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी सारे डिफरेंसेस में आपने जूजिनम को डोमिनेट करना है और आइलियम को आपने सिर्फ फैट इन मीसेंट्री और लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर डोमिनेट कराना है। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई, एक आर्टीरियल आर्केड्स और दूसरा आपको मैंने बताया वाजा रेक्टा। अब ये चीज़ें है क्या? तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि जो जीआईटी को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अब फोरगट वाले जीआईटी का कौन कौन से पार्ट को सप्लाई करती है? इसोफेगस के इंफीरियर पार्ट से लेकर डुodenum के सेकंड पार्ट के प्रोक्सिमल हाफ तक, यानी डुodenum का वो वाला पार्ट जो प्रोक्सिमल है, ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, तो उस पार्ट तक सप्लाई करती है। फिर सेकंड पार्ट का डिस्टल हाफ, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जूजिनम, आइलियम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन का लेफ्ट वन थर्ड, सॉरी राइट टू थर्ड, यहाँ पे सप्लाई करती है मिडगट आर्टरी। बाकी रिमेनिंग पार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है वो है हाइंडगट आर्टरी। तो जो मिडगट आर्टरी और हाइंडगट आर्टरी सप्लाई करती है, इसमें से ब्रांचेस निकलती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं मिडगट आर्टरी की, क्योंकि मिडगट नहीं सप्लाई करना है जूजिनम को और आइलियम को, तो वहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। तो एक होती है वो ब्रांच, असल में 2 ब्रांच आपस में मिलकर एक आर्टीरियल आर्केड्स बनाती है, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको बोलते हैं आर्टीरियल आर्केड्स। और आर्टीरियल आर्केड से कुछ स्ट्रेट ब्रांचेस निकलती हैं, उस स्ट्रेट ब्रांचेस को बोलते हैं हम वाजा रक्टा। वाजा का मतलब वेसल और रेक्टा का मतलब स्ट्रेट। तो दोबारा से बता देता हूँ, जो मिड गट से निकलनी है जूजिनल और आइलियल आर्टरीज, जूजिनल आर्टरी ने सप्लाई करना है जूजिनम को और आइलियल आर्टरी से सप्लाई करना है आइलियम को। तो ये जो आर्टरीज, ये 2 ब्रांचेस मिलकर बनाती है, क्या बनाती है? एक कर्व लाइक कोर्स, उसको बोलते हैं अनास्टोमोटिक लूप या आर्टीरियल आर्केड्स। फिर आर्टीरियल आर्केड से अनास्टोमोटिक आर्टरीज निकलनी है। अब एक बात आप देख सकते हो कि जो आर्टीरियल आर्केड्स होती है वो जूजिनम के अंदर फ्यू है, जूजिनम के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा, जबकि आइलियम के अंदर देखो आप, तो आइलियम के अंदर आपको बहुत सारे आर्टीरियल आर्केड्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका लूप देखो, लूप, इसका लूप काफी बड़ा है, लेकिन इसका लूप देखो कितना छोटा है। तो यहाँ पर आर्टीरियल आर्केड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके लूप काफी छोटे छोटे हैं, और यहाँ पे आर्टीरियल आर्केड थोड़े से है, लेकिन इनके लूप आपको काफी बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो वाजा रक्टा है वो काफी छोटा छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो वाजा रक्टा है काफी ज्यादा लॉन्ग है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। अगर आप यहाँ पे देखो इसकी मिजेंट्री के अंदर फैट देखो, तो इसकी मिजेंट्री के अंदर फैट काफ़ी ज़्यादा है आइलियम की, लेकिन जूजिनम की मिजेंट्री के अंदर फैट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आप कैलिबर को देखो तो आइलियम का कलर है थोड़ा सा, सॉरी मैंने यहाँ पे दिखा रहा था, आइलियम का कलर काफ़ी ज़्यादा पेल नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जूजिनम का काफ़ी ज़्यादा रेडिश। कैलिबर देखते हैं तो कैलिबर जूजिनम का ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू आइलियम। वाल की बात करते हैं तो इसकी वाल देखना काफ़ी मोटी है, लेकिन इसकी वाल देखना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वेस्कुलैरिटी, वेस्कुलैरिटी ज़्यादा किसकी होती है? ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट होती है। आप इसको देखना कितनी सारी ब्रांचेस सप्लाई करी है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचेस रिलेटिवली कम होती है। सर्कुलर फोल्ड्स की बात करते हैं तो ये आपको नजर आ रहा होगा सर्कुलर फोल्ड्स या वाल्व ऑफ कैरेक्रीन। ये वाल्व ऑफ कैरेक्रीन सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, लेकिन आइलियम के अंदर सर्कुलर फोल्ड्स या वाल्व्स ऑफ कैरेक्रीन काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और यहाँ तक कि जो डिजिटल हाफ होता है वहाँ पे वाल्व्स ऑफ कैरेक्रीन या सर्कुलर फोल्ड्स होते ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको सर्कुलर फोल्ड्स नजर नहीं आ रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिया जो ग्रॉस एनाटॉमी के हवाले से इंपॉर्टेंट थे।
इसके बाद आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी है इसकी, स्मॉल की और लार्ज इंटेस्टाइन की। इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, आप इसी को फॉलो कर लो, बस ठीक हो जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो मेसेंटेरिक लिम्फ नोड, इलियोकोलिक, राइट कोलिक और मिडल कोलिक, इसको इस तरह से याद करना है आपने। MIRC, तो MIRC सप्लाई देती है अपना लिम्फ सेंट्रल नोड को, सेंट्रल नोड आगे देता है सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड को, सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड देता है इंटेस्टिनल लिम्फेटिक ट्रंक को, और इंटेस्टिनल लिम्फेटिक ट्रंक ड्रेन होता है सिस्टर्ना काइली के अंदर। तो ये आपने फ्लो चार्ट कर लेना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस नहीं, जो ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्माइड कोलोन, ये वही पार्ट है जिनकी मेसेंट्री होती है, जिनको बोलते हैं मीज़ोकोलोन। तो मीज़ोकोलोन को आप पेरिटोनियम वाले चैप्टर से कवर कर चुके थे, तो आपने उसको वहाँ से देख लेना मीज़ोकोलोन को। बाकी यहाँ कोई भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर जो अपेंडिक्स के हवाले से कुछ ना कुछ आ जाता है, जो अपेंडिक्स की पोजीशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो अपेंडिक्स के पोजीशन को करने के लिए आपने BD के फॉलो करना है, ये वाला BD में अपेंडिक्स की पोजीशन और मीजो अपेंडिक्स भी पूछा जाता है। तो जो मीजो अपेंडिक्स, ये वाला पार्ट मीजो अपेंडिक्स, ये भी आपने BD से करना है, और इसी के साथ साथ आपने ट्रांसवर्स मीज़ोकोलोन और सिग्माइड मीज़ोकोलोन, इनकी अटैचमेंट ये भी एग्जाम के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। जैसे अगर हम बात करते हैं सिग्माइड मीज़ोकोलोन की, तो सिग्माइड मीज़ोकोलोन की जो रूट होती है, जहाँ से उसकी ओरिजिन होना है, तो वो इन्वर्टेड होती है, वी शेप होती है, और उसके दो लिम्स देखने को मिलते हैं, लेफ्ट लिम्ब और इसका राइट लिम्ब होता है। जो लेफ्ट लिम्ब होता है वो, सॉरी, ये लेफ्ट लिम्ब है, ये राइट लिम्ब है। तो लेफ्ट लिम्ब होता है वो कहाँ पे होता है, वो एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के अराउंड होता है। जो राइट लिम्ब होता है वो सैक्रम के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो ये सिग्माइड मीज़ोकोलोन और ट्रांसवर्स मीज़ोकोलोन, आप इन दोनों को देख लीजिएगा। जो अपेंडिक्स की पोजीशन आपने यहाँ से करनी है। ये अपेंडिक्स की पोजीशन है कि अपेंडिक्स की पोजीशन एक पोजीशन होती है जो मोस्ट कॉमन होती है, वो है रिट्रोकोलिक, कोलोन से पीछे, असेंडिंग कोलोन से पीछे, तो उसको बोलते हैं रिट्रोकोलिक। और एक पोजीशन आइलियम से पीछे, आइलियम के सराउंडिंग, अगर आइलियम से आगे हो तो उसको बोलेंगे प्री आइलियल, और आइलियम से पीछे हो तो पोस्ट आइलियल। और सबसे डेंजरस होती है वो हम कह सकते हैं पोस्ट आइलियल वाली, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि आइलियम को भी कॉम्प्रेस कर सकती है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोमोन्ट्रिक, पेल्विक, मीडियम ग्वाइनल, पैराकोनिक, तो आपने इस वाले टेबल को अच्छे से करना है। ठीक हो गया। अब कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह गई, वो है इलियोसिकल रीजन। अब इलियोसिकल रीजन के ऊपर हम देख लेते हैं। इलियोसिकल रीजन का मतलब वो रीजन जहाँ पर आइलियम ने खत्म होना है और सीकम ने स्टार्ट होना है, और आइलियम ने आइलियम ने कहाँ पे खत्म होना होता है, आइलियम ने भी सीकम के अंदर खत्म होना होता है, और एक जंक्शन बनता है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। क्या बोलते हैं? इलियोसिकल जंक्शन। तो आइलियल ओरिफिस होता है सीकम के अंदर। अब जहाँ पे आइलियम की ओपनिंग होती है सीकम के अंदर, तो वहाँ पर हमें दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं पोस्टमार्टम का मतलब मौत के बाद अगर बात करते हैं, तो जो हमें मैकेनिज्म देखने को मिलता है वो है इलियोसिकल लिप्स। मतलब वहाँ पे इलियोसिकल ओपनिंग के दरमियान एक कुछ लिप्स बन जाती है और एक फ्लैनुला बन जाता है, वही लिप्स इसको कॉन्ट्रैक्ट करके इसकी ओपनिंग को बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल इन विवो की बात करते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल की, तो लिविंग बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जो स्प्रिंटर वाला काम करता है, जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कि कंटेंट सीकम से वापस आइलियम के अंदर चला जाए, तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं आइलियल पैपिला। तो दो तरह के मैकेनिज्म आइलियल पैपिला देखने को मिलता है हमें लिविंग बॉडी के अंदर, जबकि डेड बॉडी के अंदर इलियोसिकल लिप्स हमें देखने को मिलते हैं। बाकी इसके बारे में और मजीद एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर नहीं लिखी हुई है, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है। अपेंडिक्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी अपेंडिकुलर आर्टरी होती है, जो असल में पोस्टीरियर सिकल आर्टरी की ब्रांच होती है। तो ये हो गया बेसिक ओवरव्यू स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये था बेसिक, सभी बेसिक, और आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को करना है और इंशाल्लाह आपका पेपर और आपके ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे वीडियो के अंदर बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, बोलने में भी मिस्टेक हो जाती है, और हम वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो अगर जो भी मिस्टेक हो जाए, लेकिन कंसेप्ट की मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं होगी, मे बी स्पीच की मिस्टेक हो जाए, तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।